ए अवैसी, दूसरे दिन मैंने भी बोला ए देवेंद्र, मैं भी कहाँ खामोश बैठता उसके अंदर। मैं बोला ले, हम बोले नहीं, तू जो भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में हम तुझको जवाब देंगे। मस्जिद में जाके चुन चुन के मारूंगा करके। अब इत्तू सा है वो। मैं बोला कौन सी मस्जिद में आता बोल, कितने बजे आता बोल, गाड़ी भेजता है मैं तेरे को आ। दिल्ली में बैठ के बोलना था मैंने, इतने अच्छे काम किया भाइयों और बहनों। यहाँ पे क्यों आए? डरे हुए हैं, डर लग रहा। 2-3 दिन के बाद है तो यूपी के वो भी आने वाले हैं। कौन? तो उनका नाम नहीं लेते आप? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और इस बार इम्तियाज़ जलील साहब ने ऐसा धोया है, नेताओं को ऐसा धोया है। आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके आए, ज़रूर देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने में ही मज़ा आता है, आधे में समझ में नहीं आती है। इसके 4 पार्ट आएंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा था इसलिए हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट लेके आए आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे। ए अवैसी, दूसरे दिन मैंने भी बोला ए देवेंद्र, मैं भी कहाँ खामोश बैठता उसके अंदर। मैं बोला ले, हम बोले नहीं, तू जो भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में हम तुझको जवाब देंगे। मस्जिद में जाके चुन चुन के मारूंगा करके। अब इत्तू सा है वो। मैं बोला कौन सी मस्जिद में आता बोल, कितने बजे आता बोल, गाड़ी भेजता है मैं तेरे को आ। दिल्ली में बैठ के बोलना था मैंने, इतने अच्छे काम किया भाइयों और बहनों। यहाँ पे क्यों आए? डरे हुए हैं, डर लग रहा। 2-3 दिन के बाद है तो यूपी के वो भी आने वाले हैं। उनका जवाब नहीं है। कौन? तो उनका नाम नहीं लेते आप? उन्होंने शुरुआत की है इसलिए इम्तियाज जलील है तो उनको है तो अब नाम से नहीं पुकारता, टकला बोलता। तो आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को टकला बिल्कुल बोलेंगे? टकला बोलूंगा। तुमको क्या अधिकार हुआ है कि तुम इस मुल्क के मुसलमानों को ये कहते हैं कि तुम कटोरा उठाओ और पाकिस्तान चले जाओ? कि इम्तियाज जलील से पूछना कि पहले धर्म या पहले देश? महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है और लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पर है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और इस वक्त हम औरंगाबाद शहर जो है उसका नाम जो छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, उस शहर की सीट औरंगाबाद ईस्ट में है। और ये वो सीट है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, सबसे ज़्यादा उनकी जो नज़र है वो इस सीट पे बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से उनके दमदार नेता, उनके कद्दावर नेता और हैदराबाद के अलावा मजलिस का खाता दूसरे किसी लोकसभा में खोलने वाले इम्तियाज़ जलील साहब हैं। कैसे हैं इम्तियाज़ जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा दुरुस्त कर दो कि असद भाई की नज़र यहाँ पे नहीं है, सारे दुश्मनों की नज़र यहाँ पे है मेरी सीट के ऊपर। पूरे के पूरे ऐसा नज़र गाड़े हुए है कि इसको कैसा पटकना है, कैसा गिराना है करके उसमें। तो जितने भी मुखालिफिन है, जितने भी विरोधी है, पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रहे। ऐसा क्या है आप में? क्या है, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती है कि बोलने वाला चाहिए, लड़ने वाला चाहिए, भिड़ने वाला चाहिए उसमें। तो अगर मैं गूंगा मुक्का बहरा रहता था तो शायद इतना विरोध नहीं होता था। मैं भी असद अवैसी के जैसा लड़ता हूँ, भिड़ता हूँ, सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल करता हूँ। तो इस वजह से इन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए उसमें तो जो उनके इशारों पे चले। आप ये कह रहे हो कि आपकी बहुत सारे मुखालिफत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आपकी लड़ाई किससे है? सरकार से है, विपक्ष से है, अघाड़ी से है, युति से है? देखिए पूरे गैंगअप हो गए हैं असल में। आप अंदाजा लगाइएगा कि एक सीट को हराने के लिए यहाँ पर भाजपा ने जो चाल चली है, जो अब वो बहुत सारे शहरों में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हद कर दी उन्होंने कि इम्तियाज जलील को हराने के लिए 28 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए। 28, मतलब पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे खड़े किए गए। इसमें क्या आप ये कह रहे हैं कि भाजपा ने खड़े किए? मैं 200% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको। उनकी गाड़ी में पेट्रोल वो चला रहे हैं, उनके जितने भी पदयात्रा चल रही है उसके अंदर जो पैसे 300-500 रुपये दिए जा रहे हैं वो लोग चला रहे हैं। वरना मैं इस हिसाब से भी कह रहा हूँ, अगर आप एक एक कैंडिडेट का अगर प्रोफाइल देखेंगे, देखिए लोकशाही है, हर एक को लड़ने का इख्तियार है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और वो आज उनके 10-10 ऑटो घूम रहे हैं प्रचार करने के लिए। वो जब रैली निकाल रहे हैं तो उनके पीछे है तो 300-300 रुपये में जो मिलते हैं नहीं क्या अपने झंडा पकड़ के जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले, तो वैसे है तो उनके पास है तो 100 लोगों को लेके घूम रहे हैं। तो भाई जिनके पास है तो खाने के मसले पड़े हुए हैं, वो यहाँ पर कैसा कौन इनको फंडिंग कर रहा है? स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा इसके अंदर उन्हें ही होने वाला है, इस वजह से वो कर रहे हैं। और मैं आपको सबूत के साथ कहता हूँ, ये जितने भी कैंडिडेट जब फॉर्म भरने के लिए, आपको एमएलए का फॉर्म भरना इतना आसान नहीं है।
मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मतलब मुझे किसी वकील का सहारा लेना पड़ता है, एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। ये जो कैंडिडेट्स खड़े थे, जब ये जहाँ पर सेंटर था फॉर्म भरने का, तो हर कैंडिडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक बंदा साथ में आ रहा था, क्योंकि उनकी डीलिंग ऐसी हुई थी कि भैया तूने जाके भरना फॉर्म, बाहर निकलेंगे तो तेरे को हम 25% अमाउंट देंगे। किसी का सौदा 2 लाख में हुआ होगा तो उसको 25% दिया जाएगा। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर नहीं, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी जो है मानहानि का चैलेंज कर सकती है। मैं आपको ऐसी बातें बता, कोई नहीं करता सर मेरे ऊपर मानहानि का, क्योंकि मैं सिर्फ जबानी घोड़े नहीं चलाता हूँ। हिम्मत है तो करके बताए मेरे ऊपर। मैं तो नाम के साथ सभाओं में बोल रहा हूँ। आज कम से कम मेरी है तो 20वीं सभा होंगी। मैं नाम के साथ बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अतुल सावे, ये मुसलमानों के उम्मीदवारों को खड़ा किया है पैसा देकर, ताकि वोटों का बंटवारा हो सके। अब मैं नाम के साथ बोल रहा हूँ, और क्या करूँ। तो आपकी लड़ाई अतुल सावे से है, या फिर महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट से है, या फिर जो पहले आपके दोस्त थे और आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? और जब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी कि जब हम यहाँ पे ऐसे मैप लगा करके MIM महाराष्ट्र ऑफिस सर्च करके आ रहे थे, तो वो हमको लेके गया एक आगे जगह पे, और वहाँ पे पता लगा कि नहीं, यहाँ तो ऑफिस नहीं है, वो गफ्फार कादरी साहब का जो है घर है। तो क्या है ये मामला? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। देखिए, एक पार्टी के अंदर, जब हर पार्टी के अंदर ये इश्यूज आते हैं कि इलेक्शन के वक्त में लोग पार्टी छोड़ते हैं, किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं। हर एक की ख्वाहिश रहती है कि भाई मुझे टिकट मिलना चाहिए। एक सीट के लिए है तो 15-15, 20-20 लोग फॉर्म भरते हैं, किसी एक को ही मिलता है। पार्टी का सदर जिसके ऊपर हाथ रखता है, बाकी के लोग जो है वो या तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं किसी दूसरी पार्टी में चले जाऊंगा। तो ये छलांग मारते रहते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे तो फिर आप मुसलमानों को एक करने की बात कर रहे थे, आप में तो खुद ही टूट फूट हो गई। नहीं, ये टूट फूट, इसको टूट फूट नहीं बोलते हैं। इक्के दुक्के आते हैं जाते हैं, तो उसमें मतलब अगर कोई फाउंडिंग मेंबर है या फिर साथ के लोग हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, नहीं साहब ऐसा नहीं है। देखिए, मतलब मजलिस को लाने वाले ऐसे कितने सारे मैं नौजवान गिना दूं जो पिछले 20 सालों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी आके वो लाइन में खड़े रह के ये नहीं बोले हैं कि साहब टिकट मुझे देना। हाँ, अब आप जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, वैसे ही दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत अच्छे दावेदार थे, लेकिन जब पार्टी ने डिसाइड किया कि साहब ये कैंडिडेट लड़ेगा करके, तो उन्होंने कहा एक्सेप्ट, हाँ, हमको कबूल है कि हमारे पार्टी के सदर ने जो भी फैसला किया है। पार्टी जो है इस हिसाब से चलती है, ऐसा नहीं है कि साहब मुझे टिकट मिलना चाहिए करके। हाँ, अब जब टिकट नहीं मिला है, अब आप आ गए हैं मैदान के अंदर, अब घोड़ा मैदान सामने है। 23 तारीख के दिन पता चल जाएगा कि ये वोट इम्तियाज जलील को मिलते हैं या मजलिस को मिलते हैं करके। इम्तियाज जलील अगर ये दावा करेगा कि साहब ये वोट मुझे मिलते हैं, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ आदमी नहीं है। ये वोट जो है वो मजलिस को मिलता है, AIMIM पार्टी के नाम के ऊपर मिलता है, पतंग की निशानी पे मिलता है, और ओवैसी साहब को देखकर वोट दिया जाता है। एक बात बताइए इम्तियाज साहब, कि आप जो है पहली मर्तबा विधायक बने औरंगाबाद सेंट्रल से जी, और अगर इस चीज से कोई तैयारी कर रहा है तो उसको ये लग रहा होगा कि भाई इम्तियाज जलील अगर चुनाव लड़ेंगे तो सेंट्रल से लड़ेंगे, वो तो यहाँ पे आ गए। तो ये क्या एक तरीके से तो फिर वो आपसी द्वंद्व आपके में भी समझ आता है जो बाकी पार्टियों में भी है। देखिए, इलेक्शन से पहले लोग मेरे से पूछते थे, पत्रकारों को बड़ा मजा आता था, इम्तियाज जी कहाँ से लड़ेंगे आप? मैं बोलता था झारखंड से लड़ूंगा करके। मतलब मेरे ये भाई पार्टी का सदर है, उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ मालेगांव में लड़ो, धुलिया में लड़ो, बंबई में लड़ो करके, उसमें हमको जाके पार्टी के सदर को मानना पड़ेगा करके उसमें। अब इम्तियाज जलील सेंट्रल से क्यों नहीं लड़ा? सेंट्रल से लड़ना चाहिए था करके। सारी तकलीफ अब इसी बात के ऊपर है कि सेंट्रल से लड़ना चाहिए था ना, यहाँ से क्यों आ गए हैं करके। मैं बोला भाई साहब, हम तो एक ही शहर के अंदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, ईस्ट भी, सेंट्रल भी, वेस्ट भी, मैं जिसका MP रहा हूँ 5 साल उसमें, तो सारी तकलीफ मेरे से। हाँ, नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ के है तो वाराणसी चले जाए, वो सब जायज़। हम जरा से मोहल्ले में, क्या एक मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में चले गए, तो यहाँ क्यों गए, यहाँ क्यों आए? नहीं तो आपसे आपके जो विरोधियों की बड़ी चाहत होगी ना, बड़ी आपकी बनती होगी, इस वजह से वो आप पे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। साहब विरोधियां हैं, वो कुछ नहीं है उसके अंदर। ये मतलब ये देखिए, मजलिस ऐसी जमात है साहब, आपको 19 तारीख तक लगेगा कि भैया इसके अंदर तो इनके पास बहुत नाराज लोग नजर आ रहे हैं करके। 20 तारीख के दिन जब जाते हैं ना, तो हमारे पता नहीं है क्या है ऐसा खुदरत का खेल कि वो जब जाते हैं ना मशीन के ऊपर हाथ ऐसा डालने के लिए, वो हाथ खुद ब खुद 6 नंबर के ऊपर चला जाएगा पतंग के ऊपर। उसमें मतलब वो क्या चीज़ है हमको खुद नहीं पता है। नहीं तो ये जो करिश्मा आप बता रहे हैं कैसे होता था,
तो ये पार्लियामेंट चुनाव में तो नहीं हुआ है। आप ये कह रहे थे कि 200 टक्का मैं जीतूंगा। नहीं, सुनिए अब इसके ऊपर सुनिए, ये भी सुनिएगा, बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये इलेक्शन साहब बड़ी आसानी के साथ जीत सकता था उसमें। देखिए, मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट थे यूबीटी के, शिवसेना के, उनकी 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी। शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे थे, कांग्रेस थी, नाना पटोले थे, ये एक तरफ हो गए थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये एक हो गई थी। हम अकेले लड़ रहे थे और मजबूती के साथ लड़ रहे थे। इलेक्शन के 3 दिन पहले तक हम जीत रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को पता चला कि मेरा पट्टा यहाँ पे हार रहा है, तीसरे नंबर पर आया है, तो उन्हें हेलीकॉप्टर के अंदर पैसा लेके आए। मैं आपको अब बता रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री के ऊपर इतना कोई आरोप लगा सकता है क्या? इम्तियाज जलील लगा रहा है। हेलीकॉप्टर के अंदर है तो करोड़ों रुपया लाया गया था, और वो पैसा जो बांटा गया था वो पुलिस की गाड़ियों के अंदर है तो गांव में भेजा गया था। अब आप सोचिए, कोई हिम्मत कर सकता है? हाँ, ललन टॉप कोई हिम्मत कर सकता है क्या कि मैं मुख्यमंत्री को? आप आरोप लगा दे रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं। कोई पुलिस वाला खड़े रह के मेरे को ऊपर बोलना कि तेरे ऊपर केस करेंगे, तू हमारे नाम ले रहा है करके। मुख्यमंत्री ने बोलना इसको नोटिस भेजो करके। भेजो तो सही, बताता हूं तुम्हारे को कौन सा हेलीकॉप्टर कब आया था, कौन सी गाड़ी में पैसा ट्रांसफर किया गया था, 3 दिन वालूज के करीब किस होटल के अंदर मुख्यमंत्री साहब खुद बैठे हुए थे पैसा बांटते हुए। जिस गांव के सरपंच को 1 लाख देना था उसको 3 लाख दे रहे, तो उन्हें डांस करना शुरू कर दे रहा था। और उसको 3 लाख के अंदर ये था कि आधा पैसा वो कैंडिडेट के पास खुद आ जा रहा था, क्योंकि कैंडिडेट के 18 शराब की दुकानें थी, उन्हें तो वो शराब वहां से खरीद रहा। तो मतलब इनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। नहीं, आप ये अब बात कर रहे हो, आप उस वक्त चुनाव आयोग से शिकायत करते या यहाँ के अधिकारियों से शिकायत करते? अरे साहब, किस पे करेंगे?